गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ सुनील कुमार और हम आज 21 जनवरी की न्यूज़ कवर करेंगे। पहले मैं आपको कुछ कल की न्यूज़ को रिकैप करवाऊंगा। उसके बाद मैं गवर्नर्स के एड्रेस के बारे में आपको बताऊंगा। फिर चागोज आइलैंड का क्या इशू है, इसको मैं पूरा कम्प्लीटली एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। डोनरो डॉक्ट्राइन को मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। टैरिफ्स किस तरह से काम करते हैं इन्हें मैं बताऊंगा और कुछ एनवायरनमेंट की हम न्यूज़ देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो जो कल की न्यूज़ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मैंने आपको बताया था इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, ये होस्ट करेगा इंडिया न्यू दिल्ली में। इंडिया होस्ट करेगा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शंस। जस्ट याद रखिएगा इसको। पीएम विश्वकर्मा हाट ये लग रही है न्यू दिल्ली में। ये आपकी 18 से 31 जनवरी तक। तो ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मैंने आपको कल बताया था 86th ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस होनी है। जितने भी चाहे लोकसभा, राज्यसभा, है ना, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जितने भी होते हैं उनकी कॉन्फ्रेंस होगी लखनऊ में। ये पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में। ये तो रही पुरानी न्यूज़। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये GS2 करप्शन के केस से आप इसको एज एन एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं। जो तमिलनाडु का मिनिस्टर था एक, वो सिविल सर्वेंट्स को कहाँ ट्रांसफ़र करना है, कहाँ पे उनकी पोस्टिंग करनी है, उसमें इन्होंने एक रैकेट बना रखा था। पैसे लेकर किसी आदमी को यहाँ ट्रांसफ़र करना है, वहाँ करना है। तो ये आप एज एन एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं करप्शन, GS2। नेक्स्ट, ये डोंकी रूट्स के बारे में मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ, पर मैं फिर से बता देता हूँ। अगर इंडिया से कोई आदमी इलीगल यूएसए में जाना चाहता है तो ये डोंकी रूट्स का यूज़ किया जाता है। या तो इंडिया से ये फ्लाई करे यूरोप में, फिर यूरोप से आए साउथ अमेरिका की किसी कंट्री में, या फिर ये डायरेक्ट इंडिया से आए साउथ अमेरिका में वेनेजुएला हो गया, कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर हो गया, फिर यहाँ से ये पैनामा कनाल के थ्रू, पेनेमा जो ये इस्थुमस ऑफ पेनेमा, इसके थ्रू होते हुए ग्वाटेमाला, ये सारी कंट्रीज़ को होते हुए, मैक्सिको होते हुए अमेरिका में जाए। तो इस रूट को, इसमें बहुत सारे फॉरेस्ट पड़ते हैं, ओके, बॉक्स बॉक्स एंड मार्शेस पड़ते हैं, राइट, और डिजीज़ बहुत सारी होती हैं, तो कई लोग मर भी जाते हैं। तो इस रूट को ही डोंकी रूट बोला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं गुटका नेशन एंड द वेलफेयर स्टेट। तो ये आर्टिकल आया क्यों है ये मैं आपको बताऊं। अभी रिसेंटली कल परसों यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, एक विमल पान मसाला का एक वो पाउच पड़ा हुआ दिखा था रास्ते में, और कई जगह पे गुटके के जो थूक होते हैं वो पड़े हुए मिले हैं। तो उसकी वजह से ये आया है कि हम अब गुटका नेशन बनते जा रहे हैं, वेलफेयर स्टेट हमें बनना है। तो प्लस देखो इसमें क्या हुआ था, 2023-24 में एक हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे हुआ था। ये हर 5 साल में एक बार किया जाता है। तो इसमें टोबैको कंजम्पशन के बारे में बताया है कि ये बहुत बड़ा है रिसेंटली। और जो आदमी टोबैको खाता है, और ये टोबैको का इश्यू सीधे सीधे सिविक सेंस से जुड़ा हुआ है कि आदमी, गुटखा खाने वाले लोग पब्लिक प्लेसेस पे थूकते हैं, रेलवे स्टेशन हो गए, कहीं पे भी है वो स्पिट करते हैं, एंड इट लुक्स वेरी बैड। ओके, तो इसका मेरे हिसाब से जो सॉल्यूशन है वो है, जो आदमी थूकता हुआ पकड़ा जाए उससे वहीं की वहीं साफ़ करवाना है, और बड़ा एरिया साफ़ करवाना है। ओके, और जो आप देख सकते हैं भारतीय न्याय संहिता में एक कम्युनिटी सर्विस नाम का एक पनिशमेंट ऐड किया गया। दिस इज़ द सिक्स्थ पनिशमेंट। पहले 5 तरह के पनिशमेंट हुआ करते थे। अब देखो उसके बाद दूसरी बार अगर वही आदमी करता है तो उस पर फाइन भी लगाया जाए और उससे सफाई भी करवाई जाए। ओके, पहली बार में फाइन नहीं लगवाया जाए, क्योंकि फाइनेंशियल बर्डन डालना ठीक नहीं है, गरीब लोग गुटखा खाते हैं। और लेकिन हाँ, सफाई करेगा, अगली बार अगर वही ऑफेंस फिर से करता है तो फाइन लगाया जाए उस पर। तो इसमें देखो अगर देखा जाए तो क्या बताया है कि जो पर कैपिटा स्पेंडिंग है जो तम्बाकू वगैरह पे, गुटखा पे, 2011 से लेकर 2024 तक 58% बढ़ गई है ऑलरेडी रूरल इंडिया में, और 77% इंक्रीज हुई है अर्बन इंडिया में। वैसे देखा जाए तो 9.5 करोड़ फैमिलीज़, जो कि 60% ऑल हाउस होल्ड्स का रूरल एरिया में, वो लोग गुटखा खाते हैं। अर्बन एरिया में यही तुम्हारा 34-35% पॉपुलेशन, जो हाउस होल्ड्स हैं बेसिकली 2.8 करोड़ हाउस होल्ड्स, ये गुटखा खाते हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग गुटखा खा रहे हैं। अगर जोग्राफिकली की देखें तो जो बीमारू स्टेट है, मध्य प्रदेश चले जाओ, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये लोग बहुत ज़्यादा गुटखा खाते हैं। मध्य प्रदेश में तो इनकी आधी पॉपुलेशन 50% नियरली हाफ ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इन MP गुटखा खाने वाली है। यूपी, बिहार, राजस्थान में 30%,
पॉपुलेशन गुटखा खाते हैं। तो इट्स एन एपिडेमिक रादर देन आई शुड कॉल इट पैंडेमिक, क्योंकि अब ये ग्लोबली भी फैल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर ने मतलब ये डाटा पब्लिश किया है कि 13 लाख लोग तो हर साल बेचारे इसी से मर जाते हैं। देखो 1.6 लाख मरते हैं किससे, एक्सीडेंट से। 1.3 सॉरी ये 13 लाख मर रहे हैं किसके, गुटखा से। समझ पा रहे हो? तो ये एक्सीडेंट से भी ज़्यादा तगड़ी डेथ है। इतने तो कोविड से भी नहीं मरे थे। तो इट्स अ वेरी बिग इश्यू। और इससे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ तो होती ही हैं, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, ओके, कार्डियोवैस्कुलर दिल की बीमारी हो गई, सांस की बीमारी हो गई, कैंसर भी हो रहा है लोगों को। तो ये इश्यूज आ रहे हैं, ओके। और टोबैको प्रोडक्ट्स पे अभी मैंने बताया था सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल लेके आए थे। तो जो हमने जीएसटी कंपनसेशन सेस को ख़त्म किया था, तो उसके लिए इसको सिन गुड्स पे लगाने के लिए ये बिल लेके आए थे हम। और राइट, नेक्स्ट देखते हैं। ये है, ये रूल्स आएंगे अभी। इसकी बात कर दी गई है कि ये जो रूल्स हैं एआई जनरेटेड कंटेंट पे नीचे लिखा होगा कि ये एआई से बना हुआ है, जिससे कि लोगों को पता चल जाए कि ये रियल नहीं है, फेक है। जनरली जो इंडिया में यूज़ हो रहे हैं एआई के वो हैं चैट जीपीटी, ग्रॉक। ग्रॉक तो तुम्हारा इलॉन मस्क का है, जेमिनाई गूगल का है, चैट जीपीटी सैम ऑल्टमैन का है, ओके। तो यही सारे लोग इन्हीं सारे ऐप्स को यूज़ करते हैं। तो उस पर लिख दिया जाएगा कि ये एआई जनरेटेड कंटेंट है, यू शुड नॉट बिलीव इट। नेक्स्ट, नितिन नबिन करके हैं, ये इन्होंने कार्यभार संभाला है। ये बीजेपी के नए प्रेसिडेंट हो गए हैं। इसका नाम याद रखिएगा, नितिन नबिन, NN, ओके। नेक्स्ट, इनमें मतलब एक तरह से यही बताया गया है कि ये दिखाता है कि बीजेपी में ऑर्डिनरी कार्यकर्ता हैं वो टॉप तक पहुंच सकते हैं, अदर पार्टीज़ में ऐसा नहीं होता है। और मतलब डायनेस्टिक पॉलिटिक्स होती है, चाहे आप कांग्रेस को देख लो, चाहे सपा को देख लो, चाहे तृणमूल कांग्रेस को देख लो, तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है। प्लस इसमें ये बताया गया है कि इनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अभी स्टेट इलेक्शंस आने वाले हैं, असम में, वेस्ट बंगाल में, यूपी में। तो देखेंगे क्या होता है। फिर लोकसभा में भी 2019 में चुनाव होंगे, तो उन पर इनको जज किया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं गवर्नर के बारे में। तो गवर्नर और तुम्हारा प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 87 और गवर्नर के लिए 76 ये मैंडेट करते हैं। मैंडेट मतलब ये मैंडेटरी है इन लोगों के लिए एक स्पेशल एड्रेस देना स्टेट लेजिस्लेचर को या लोकसभा को, बेसिकली पार्लियामेंट को, एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन एंड एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट सेशन ईच ईयर। हर साल नया साल आता है, जो भी पहला सेशन लगेगा तो प्रेसिडेंट आएंगे, गवर्नर अपने स्टेट में जाएंगे असेंबलीज में और भाषण देते हैं, ओके, एड्रेस करते हैं। ये मैंडेटरी है करना, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी है। आर्टिकल 87 कहता है प्रेसिडेंट के लिए, 176 देता है मैंडेट गवर्नर्स के लिए। इसमें गवर्नर अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे होते हैं, ना प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से बोल रहे होते हैं। ये बोलते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। जब भी ये बोलेंगे तो ये उसको एड्रेस, हाउस को एड्रेस करते हुए ऐसे बोलते हैं कि मेरी सरकार, माई गवर्नमेंट, ओके। ये नॉमनक्लेचर यूज़ किया जाता है। तो जब भी आप सुनोगे तो बोलेगा अरे ये बड़ा बन रहा है कि ये मेरी सरकार करके कर रहे हैं। ये जानबूझकर नहीं कहते वो लोग, ये मैंडेट है उनके लिए। ये रूल्स में लिखा हुआ है कि ये मेरी सरकार करके ही बोलेंगे, ओके। तो ये इशू है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्लस ये केरला के चीफ मिनिस्टर ने कंप्लेंट करी है कि जो केरला के गवर्नर हैं इस समय, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ये नाम याद रखिएगा पीसीएस की परीक्षा के लिए, इन्होंने कुछ पैराग्राफ गायब कर दिए। प्लस तमिलनाडु ने भी ये बोला है कि हमारे तो गवर्नर आए, RN रवि जी, ये इनका नाम याद रखिए, बहुत न्यूज़ में रहते हैं ये। हमारे यहाँ ये आए और इन्होंने स्पीच पढ़ी ही नहीं, बिना पढ़े वापस चले गए। तो MK स्टालिन ने बोला है कि हम ये पोस्ट को ही ख़त्म कर, मतलब ये जो कन्वेंशन है इसको डू अवे कर देंगे। हम अपनी असेंबली में जो एक एक्ट पास करेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, और गवर्नर से जो ये एड्रेस करता है पहले सेशन को, इसका मैंडेट ही ख़त्म कर देंगे। हालांकि ये अगर ऐसा करते हैं तो ये कहाँ पे जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, और हाई कोर्ट इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज कैन नॉट आल्टर द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि ये जो मैंडेट है ये कॉन्स्टिट्यूशन से दिया गया है, ना कि स्टेट के किसी स्टैट्यूटरी एक्ट से। आई होप कि ये इशू आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था
कि किस तरह से गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस के लिए मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, सेम केस हो रहा है आपका किसके साथ, कॉपर के साथ। तो जो अमीर लोग हैं वो तो सोना और चांदी खरीद सकते हैं, लेकिन जो गरीब हैं अगर उनको कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना है तो इस समय वो कॉपर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो क्योंकि इसके भी दाम उन्हीं सारे रीजन्स की वजह से बढ़ रहे हैं। गोल्ड का प्रोड्यूसर मैं आपको बता देता हूँ, चाइना सबसे ज़्यादा सोना प्रोड्यूस करता है, लेकिन गोल्ड के जो ऑफिशियली प्रूवन रिजर्व सबसे ज़्यादा यूएसए में है। ओके, लेकिन प्रोड्यूसर चाइना है। चांदी की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिजर्व मैक्सिको में है, दूसरे नंबर पर चाइना आता है। और प्रोड्यूस कौन कर रहा है, मैक्सिको कर रहा है, ये मैंने गलत लिख रखा है। ऑलराइट, मैक्सिको ही इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। कॉपर की अगर बात करें तो चाइल या चील इसको पढ़ें, या चाइल में है कॉपर के रिजर्व्स ही सबसे ज़्यादा हैं, प्रोड्यूसर भी चाइल ज़्यादा है। तो चाइल का अगर देखो तो इसमें एंथोफोगास्ता, ये नाम याद रख लेना, एंथोफोगास्ता, इक्विक्वी, ये माइंस हैं। ओके, ये रीजन्स हैं, ये माइंस हैं जो लार्जेस्ट प्रोड्यूस करती हैं कॉपर को। क्लियर है, ये नाम याद रखिएगा। और प्लस देखो, जैसे ही ट्रंप ने अनाउंस किया मतलब ग्रीनलैंड के इशू को लेके, तो हमारे सेंसेक्स और निफ्टी में भी कमी आई है। और जो एफपीआई वाले हैं वो कह रहे हैं कि यार गड़बड़ होने वाली वर्ल्ड में, तो दे आर पुलिंग आउट ऑफ इंडिया, अपना पैसा ले लेके यूएसए में वापस जा रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जियो पॉलिटिक्स में, कुछ भी छोटा मोटा चीज़ें होती हैं तो पूरी जो फाइनेंशियल मार्केट है उसकी डायनामिक्स ही चेंज हो जाती है। तो यही हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं कानो। कानो एक सिटी है, कहाँ पे पड़ता है, ये नाइजीरिया में पड़ता है। यहाँ पे क्या हुआ कि 163 क्रिश्चियंस को पूजा कर रहे थे, तो आर्म्ड गैंग्स बेसिकली जो बोको हराम है इसमें और इस्लामिक है, ये बेसिकली रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं, उन्होंने क्रिश्चियंस को किडनैप कर लिया है। नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा है और ये वेस्ट अफ्रीका में पड़ता है, यहाँ पे नाइजीरिया। ओके, ये देखो, पिछले कई सालों से नाइजीरिया में जो रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं वो क्रिश्चियंस को मार रहे हैं और एक बहुत बड़े लेवल पर जेनोसाइड हो रहा है, क्योंकि दे आर ब्लैक क्रिश्चियंस। तो क्रिश्चियन डोमिनेटेड जो कंट्रीज़ हैं वो उनके ह्यूमन राइट्स के लिए कभी बोली भी नहीं है। रिसेंटली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि नाइजीरिया वाले क्रिश्चियंस पे अत्याचार कर रहे हैं तो हम बॉम्ब करके आएंगे इनको। तो कुछ जगह पे उन्होंने अटैक किया भी था, एक दो जगह पे बॉम्ब करके भी आए थे। बट कुछ हो नहीं रहा है। और कानो सिटी में, ये आप याद रखिए क्योंकि यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है कि जहाँ पर भी केओस हो, जहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट हो, वो लोकेशंस यूपीएससी पूछता है। तो ये कानो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये दावोस एक शहर है। तो दावोस एजेंडा कहीं पे आप पढ़ते हो, दावोस एजेंडा, दावोस टॉक्स, दिस एंड दैट। तो दावोस में आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हेड क्वार्टर्स हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग वगैरह चल रही है, तो वहाँ पे यूरोपियन यूनियन के लीडर्स, ट्रंप वगैरह, ये सारे लोग मिलेंगे और ये सारी बातें होंगी। तो दावोस कहाँ पे पड़ता है, स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। स्विट्ज़रलैंड इज़ नॉट पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, जस्ट रिमेंबर दिस, ऑल राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं ये वाला, सीरियस अबाउट होल्डिंग डॉग फीडर्स लायबल। तो जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जो कॉलोनी में रहने वाले कुछ लोग उनका जिम्मा उठा लेते हैं और उनको खाना वाना खिलाएंगे, दूध वगैरह पिला देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम इन लोगों से लायबल ठहराएंगे कि डॉग वगैरह अगर काट रहे हैं लोगों को। सुप्रीम कोर्ट ने 2-4 दिन पहले ये सारी चीज़ें बोली थी। उन्होंने बोला था कि अगर डॉग बाइट के इस एपिडेमिक को नहीं रोका गया तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करेगा पेनल्टी। ओके, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, कुत्ता काटेगा किसी आदमी को तो उनको पैसा देना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट्स को। अगर उस कुत्ते के काटने से डेथ हो जाती है तो हायर अमाउंट ऑफ पेनल्टी विल बी इम्पोज्ड ऑन स्टेट्स। ओके, तो अगर आप इस पेनल्टी से बचना चाहते हैं तो आपको इसके लिए स्टेप्स अभी से लेने पड़ेंगे। प्लस एक और बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी कि जो डॉग फीडर्स हैं, जो जा के गली के कुत्तों को खाना वाना खिला के उनको पालते हैं, उन पर भी लायबिलिटी होल्ड की जाएगी। तो उसी के लिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं हमारी क्या गलती है, हम तो जानवरों से प्यार कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, काट ले रहे हैं, तो ये तो म्यूनिसिपैलिटी वाले देखें उनको वैक्सीनेशन करें। ऑल राइट, तो इस तरह का प्रोटेस्ट चल रहा है। नेक्स्ट मैं आपको ये न्यूज़ बता देता हूँ, ये है चागोज आइलैंड, इस तरह का दिखता है ये। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ये पड़ता है इंडियन ओशियन में, ये है इंडियन ओशियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहने वाला है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। जो बातें मैं बताने वाला हूँ उनको ध्यान से सुनिए।
कुछ आइलैंड्स न्यूज़ में थे रिसेंटली, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक है सोकोरोटा आइलैंड, ये पड़ता है यमन के पास। रिमेंबर दिस नेम, क्योंकि ये जब रेड सी क्राइसिस हुई थी तब यहाँ पे ये न्यूज़ में आया था। नेक्स्ट है ये अलागेला आइलैंड, यहाँ पे इंडिया ने एक एयर स्ट्रिप बनाया था और इसको इनॉग्रेट किया था। ये पार्ट है मॉरिशियस का, इसको आप याद रखिएगा। कोकोस और नीलिंग आइलैंड एंड ये क्रिसमस आइलैंड, ये न्यूज़ में थे, ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है। ऑलराइट, ये क्रिसमस आइलैंड हो गया, इस पर ट्रंप ने टैरिफ्स लगा दिए थे बेमतलब में नहीं समझे, उस टाइम पे ये न्यूज़ में थे। कोकोस आइलैंड का नाम ही नीलिंग आइलैंड है, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। एक और कोकोस नाम का आइलैंड है, ये पड़ता है म्यांमार का, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट लक्षद्वीप आपको पता है, फिर उसके बाद मिनिकॉय, ये लक्षद्वीप का ही पार्ट है, प्लस आ जाते हैं मालदीव्स। उसके बाद पड़ता है ये चागोस आर्किपेलागो। आर्किपेलागो हम बोलते हैं ग्रुप आइलैंड के एक ग्रुप को, कई सारे आइलैंड्स एक जगह पे हैं तो उसको आर्किपेलागो बोल देते हैं। ऑलराइट, इसी चागोस आर्किपेलागो का एक आइलैंड है बड़ा सा, उसका नाम है डिएगो गार्सिया, इसी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये है मॉरिशियस, इसके अंतर्गत में आता है ये चागोस आर्किपेलागो, इसी के अंदर में आता है ये रोड्रिग्स, इसी के अंदर में ये आता है अलागेला आइलैंड्स। ऑलराइट, ये मॉरिशियस, इसकी जो लार्जर, वैसे तो इंडिपेंडेंट कंट्री है बट इनका एफिलिएशंस है, मतलब जनरली फ्रांस के साथ रहा है। ये रियूनियन आइलैंड, ये भी मॉरिशस का पार्ट है, बट ये वो आइलैंड है जहाँ पे जो हमारा डेक्कन प्लेटो है ना, जब हमारी इंडियन प्लेट यहाँ से ट्रेवल करके जा रही थी तो रियूनियन हॉटस्पॉट से ही निकल के जो लावा आया था, ब्लैक सॉइल यहाँ की है, डेक्कन प्लेटो जिसको बोलते हैं, तो वो इस रियूनियन आइलैंड की वजह से आया था। प्लस ये जो मेडागास्कर है, ये पता है आपको, फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड है अर्थ का। पेम्बा, जांजीबार एंड माफिया आइलैंड, ये तंजानिया के हैं बेसिकली, इनको क्लोव आइलैंड्स भी बोलते हैं, लॉन्ग होती हैं यहाँ पे। जैंजीबार में हमने हमारे अभी आईआईटी मद्रास ने अपनी यूनिवर्सिटी खोली थी। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हूँ। तो हम इस डिएगो गार्सिया की बात करने वाले हैं। ओके, ये देखो, ये इस तरह का दिखाई देता है डिएगो गार्सिया। तो यहाँ पे ये नेवल बेस बनाया हुआ है इन्होंने, ये पूरा यूएसए ने नेवल बेस बनाया हुआ है। तो इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी समझ लेते हैं। 16 से लेकर 18वीं सेंचुरी में बात करें, इसको डिस्कवर किया गया था पोर्तुगीज़ ने। पोर्तुगीज़ ने ही बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर की थी। उसके बाद इसको क्लेम किसने कर लिया आके? डच ने। डच कौन लोग होते हैं? नीदरलैंड्स वालों को डच बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेटल होने वाले पहले लोग कौन थे? फ्रांस के लोग सेटल होने वाले लोग थे। इन्होंने बोला था कि ये जो है मॉरिशियस का पार्ट है, तब से ये मॉरिशियस का पार्ट हो गया है। फ्रेंच लोगों ने इसको बनाया था। उसके बाद जब फ्रेंच यहाँ से छोड़ के गए तो इसको ब्रिटिश कंट्रोल में दे दिया गया। 1800 से लेके 1965 तक ये रहा था ब्रिटिश के कंट्रोल में। और डिएगो गार्सिया एक डिपेंडेंसी बन गया था किसका? ब्रिटिश एम्पायर का अंडर मॉरिशियस। ऑलराइट, 1965 में जब अंग्रेज वगैरह मतलब डीकोलोनाइजेशन चल रहा था तो एक BIOT क्रिएट किया गया था ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी के नाम से। मॉरिशियस से अलग था और इसके अंदर रखा गया था किसको? डिएगो गार्सिया को। ओके, 1966 में यूके ने क्या किया कि ये है तो यूके के अंदर ही, यूके के अंदर था अभी, 1966 में यूके के अंडर में था ये। इन्होंने बोला यूएसए से कि हम तो यहाँ से वापस जाएंगे, तुम यहाँ पे बेस बना लो। तो यूएसए को इन्होंने लीज कर दिया था ये 99 साल के लिए। था ये किसके पास? ओनरशिप किसके पास थी? यूके के पास, लेकिन लीज पे दे दिया था किसको? यूएसए को। फिर तुम्हारा कौन? मॉरिशियस चला गया कहाँ पर? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। इन्होंने फैसला सुनाया कि यूके वाले इसको खाली कर दें आइलैंड को, ये इसकी ओनरशिप किसके पास ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए? मॉरिशियस के पास ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए। तो मॉरिशियस को ये मिल जाना चाहिए था कायदे से। यूके वाले मान भी गए थे, ठीक है 99 साल बाद हम मतलब इसको ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं आपके पास, और 99 साल तक ये हमारे पास रहेगा, और उसके बाद हम आपको दे देंगे इसको। अभी एक सेकंड वेट करिए। इतना आपको समझ में आ गया? उसके बाद क्या होता है, अभी रिसेंटली क्या चल रहा है कि यूएस अपनी डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा है कि हम ये वापस नहीं करेंगे। चागोस ये आइलैंड है, ये हमारा होना चाहिए। और यूएसए की ग्रेट स्टूपिडिटी, यूके की ये ग्रेट स्टूपिडिटी है कि ये इसको वापस करे दे रहे हैं। तो सोवर्निटी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट हुआ था मई 2025 में, है ना। तो यूके को ये
99 साल के बाद इसको मिलिट्री के लिए यूज़ करने देना था, उसके बाद वापस कर देना था बेसिकली। ओके, तो ये सारा इश्यू था। तो यूएसए चाहता है कि ये हमारा है, हम नहीं देंगे, जाओ जो करना कर लो, मुद्दा ये होने वाला है। प्लस यही होता है, लीज़ करने से 99 साल के लिए दे दो तो 100 साल में तो पूरी दुनिया बदल जाती है। देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ लीजिंग थिंग्स टू एनी कंट्री। ओके, सोवर्निटी तो वॉयलेट होती ही है। और चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या लीज़ में दे रखा है। श्रीलंका ने चाइना को दे दिया था हम्बन टोटा पोर्ट लीज़ पे 99 साल के लिए, समझ पा रहे हो। हमारे मतलब इंडिया के साउथ में हम्बन टोटा पोर्ट श्रीलंका ने 99 ईयर के लिए दिया था। फिर ये है गुआंटानामो बे नेवल बेस, ये क्यूबा ने दे दिया था यूएसए को 99 ईयर्स के लिए। ये न्यूज में था अभी। पिट्टूफिक स्पेस बेस, ये याद रखिएगा, ये ग्रीनलैंड और डेनमार्क ने यूएसए को लीज पे दिया था 99 ईयर्स के लिए। पिट्टूफिक स्पेस बेस। हांगकांग, चाइना ने हांगकांग को लीज पे दिया था 1998 में, किसको, यूके को। 1997 में इसकी लीज ख़त्म हो गई, उसके बाद फिर से इसको 50 साल के लिए लीज पे दे दिया। तो अभी वैसे तो ये है चाइना के अंडर ही, बट यूके इसको अभी लीज पे लिए हुए हैं। आई होप कि ये इशू आपको चागोज वाला समझ में आ गया होगा। ट्रम्प ने फिर टेंट्रम्स फेंके हैं कि बोले हम ग्रीनलैंड देंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर सबसे बड़ा इशू ये हुआ कि जो इमैनुअल मैक्रोन है फ्रांस के प्रेसिडेंट, और एक और यूरोपियन यूनियन का जो कोई व्यक्ति है, उसने मैसेज किए, प्राइवेट मैसेजेस डोनाल्ड ट्रंप को, और उन्होंने वो लीक कर दिए मैसेजेस। तो ये जो जियो पॉलिटिक्स है, डिप्लोमेसी है, जो सीक्रेट बातें होती हैं, इस तरह की बातें लीक नहीं की जाती हैं। नो बडी विल ट्रस्ट ट्रंप आफ्टर दैट। ओके, मान लो मोदी ने कोई मैसेज भेजा, वो लेटर लीक कर दिया, किसी ने कुछ कहा, वो बातें लीक कर दी। ये चीज़ें लीक करने की नहीं होती हैं, और ये दीज आर नॉट सिम्बल्स ऑफ अ ग्रेट लीडरशिप। वेरी पुअर एंड पथेटिक लीडरशिप के ये सिम्बल्स हैं। इस तरह की चीज़ें नहीं की जाती हैं। अब ये दावोस वगैरह में ये मिलेंगे भी इनके काउंटर पार्ट से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साइड लाइन्स पे। तो देखो किस तरह की बातें होती हैं, कल आएगा वो न्यूज़ में, वो डिस्कस करेंगे। बट इट वॉज़ वेरी रॉन्ग ऑफ हिम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये डुनरो डॉक्ट्राइन्स के बारे में मैं बता देता हूँ। ये न्यूज़ में था, मैं पहले बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर से कर देता हूँ एक बार। ये है मोनरो डॉक्ट्राइन। मोनरो डॉक्ट्राइन 1823 में यूएसए के प्रेसिडेंट जेम्स मोनरो ने दी थी। इसका ही अपग्रेडेड वर्जन है डोनरो डॉक्ट्राइन। डोनरो, डॉन से मतलब है डोनाल्ड ट्रंप। ये इसका ये मतलब था कि अगर ये वर्ल्ड मैप है, अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाए 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट। तो इन्होंने ये बोला था कि ये जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, इट इज़ आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ यूरोपियन कॉलोनाइजेशन। ये जेम्स मुनरो ने बोला था, क्योंकि वो कॉलोनियल टाइम्स थे। ओके, इसको मोर एग्रेसिव कर दिया है ट्रंप ने। ही हैज़ बिकम मोर एग्रेसिव, डोमिनेंस दिखा रहे हैं वेस्ट में, इस रीजन में मिलिट्री सुप्रीमेसी दिखाना चाहते हैं। और ये लीड हो रहा है मागा विजन का, जो ट्रंप है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो इसकी वजह से इन्होंने इसको एग्रेसिव कर दिया। वेनेजुएला के उसको उठा के ले गए, फिर धमकी देंगे क्यूबा को और कोलंबिया को, है ना। और प्लस रेसिज्म भी बहुत बढ़ गया है इसकी वजह से। जो सुपीरियोरिटी है कि यूएसए के जो लोग हैं, दे आर फार सुपीरियर देन अदर कंट्रीज़ पीपल, तो वो सारी चीज़ें हो गई। इंडियंस के खिलाफ भी रेसिज्म बढ़ गया है। जो हमारे जो इंडिया के जो विवेक रामास्वामी, जो प्रेसिडेंशियल रेस में कैंडिडेट थे, उनको इतना रेसिज्म फेस करना पड़ा कि उन्होंने बेचारे ने अपना सोशल मीडिया ही अकाउंट डिलीट किया इसके लिए। तो उसका ही मुनरो डॉक्ट्राइन का ये डोनरो डॉक्ट्राइन है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, ईस्ट, पहले तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर के लिए ही बोला गया था मुनरो डॉक्ट्राइन में, लेकिन ये डोनरो डॉक्ट्राइन के थ्रू ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी अपना डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं थ्रू नेवल बेसिस। यूएसए के आपको पता है कि सबसे ज़्यादा बेसिस नेवल के हैं पूरे वर्ल्ड में। तो ये जो डिएगो गार्सिया है, बोले हम इसको नहीं जाने देंगे अपने हाथ से। तो यहाँ पे भी ये अपना डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। प्लस जो मैंने आपको कल न्यूज़ में बताया था कि जो अबू धाबी के प्रेसिडेंट हैं, यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान, नहायान या नायान, ये इंडिया में आए थे। 2-3 घंटे के लिए आए थे। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी डील साइन की। 200 बिलियन डॉलर का ट्रेड टारगेट रखा है 2032 तक का, है ना। प्लस इन्होंने एक बातचीत जगाई है कि इंडिया और यूएई एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप साइन करेंगे। तो इसको याद रखिएगा कि हम लोग पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जैसा डिफेंस पैक्ट नहीं साइन करेंगे कि एक कंट्री पर अटैक होगा तो दूसरी को भी अटैक माना जाएगा और साथ में मिलकर लड़ेंगे। नहीं, इंडिया इज़ फार मोर क्लेवर देन
इंडल्जिंग इन दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। ये इस तरह का है कि जैसे यूएई और सऊदी अरेबिया की टेंशन चल रही है, मैंने शॉर्ट वीडियो में अपलोड करके बताया, ये इशू आप देख सकते हैं। तो उसके लिए अगर यूएई को इमीडिएटली आर्म्स की ज़रूरत पड़ती है, हथियारों की ज़रूरत पड़ती है, तो इंडिया सप्लाई करेगा उसको। इसके लिए ये डिफेंस पैक्ट साइन होगा आगे चल के, जब होगा तब इसको तब एक्सप्लेन किया जाएगा। ऑल राइट। और इसमें ये भी दे रखा है कि क्यों हमारे लिए जो गल्फ़ काउंसिल का एरिया है वो क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। पहला तो हमारा डायस्पोरा 1 करोड़ लगभग लोग हमारे इंडिया के वहाँ रहते हैं। एनर्जी सोर्स है हमारे लिए, है ना। यूएस यू के जो सैंक्शंस हमारे ऊपर लग रहे हैं रशियन क्राइसिस को देखते हुए, तो हमारे लिए एक एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है गल्फ़, जो गल्फ़ कॉरपोरेशन काउंसिल वाला जो रीजन है। प्लस रीजनल क्रॉस रीजनल कनेक्टिविटी के लिए भी हम इस रीजन पर डिपेंड करते हैं। ईरान का चाबहार पोर्ट इसी कोने पे पड़ता है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इसी रीजन से होके जाएगा। इंडिया मिडिल ईस्ट आईमैक जो था, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये भी इसी रीजन से होके जाएगा। तो इसीलिए जो गल्फ़ रीजन है वो इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, जो ट्रम्प के टैरिफ्स हैं किस तरह से काम करते हैं, इसको मैं वैसे बता देता हूँ आपको। मान लो ये कंट्री है यूएसए, ये है एक कंट्री इंडिया। इंडिया में राइस मैंने आपको बताया टॉप प्रोड्यूसर हो गए हैं राइस में अपन लोग। तो चावल ज़्यादा हो रहा है तो हम एक्सपोर्ट करेंगे। सपोज़ हमने 1 किलो चावल यूएसए को एक्सपोर्ट कर दिया और हमने 100 रुपये पर केजी एक्सपोर्ट किया, है ना। और हमारा इस समय जो एक्सचेंज रेट चल रहा है $1 इक्वल्स टू 100 रुपये है। अब 1 किलो चावल यूएसए के पास आ गया। अब यूएसए वाले क्या करेंगे, इसको अपने स्टोर रूम में बेचने के लिए रख देंगे। जो स्टोर्स हैं, जनरल स्टोर हैं, उसमें मान लो इन्होंने 1 किलो चावल यहाँ बेचने के लिए रख दिया। अब कोई अमेरिकन यहाँ पे इसको परचेज करने के लिए जाएगा तो डॉलर में पे करेगा, है कि नहीं। और जब इंडिया यहाँ पे जब 1 किलो इन्होंने चावल हमसे खरीदे तो 100 रुपये इन्होंने ऑलरेडी हमको पे कर दिए, $1 पे कर दिया। हमारे इंडियन ट्रेडर्स को ऑलरेडी 100 रुपये मिल चुके हैं। हमारा तो यहाँ पे किस्सा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट बात आती है, ये अमेरिकन चावल खरीदने गया, अगर टैरिफ 0% है तो जो 100 रुपये में इन्होंने चावल खरीदे थे, दैट इज़ $1 के बराबर लिए थे, तो इसको $1 में ही 1 किलो चावल मिल जाएगा। लेकिन अगर टैरिफ 50% लग जाते हैं तो इसकी $1 की मतलब जो 1 किलो के चावल के दाम बढ़ जाएंगे कि नहीं, तो $1.5 में इसको 1 किलो चावल मिलेगा। तो ये $0.5 है, ये किसको पे करना पड़ रहा है, ये अमेरिकन आदमी अमेरिका की गवर्नमेंट को पे करेगा। क्लियर है। अगर टैरिफ 500% हो जाते हैं तो यही हमारे चावल जो $1 के मिलने चाहिए थे वो कितने के मिलेंगे, $5 के मिलेंगे। तो ये जो $4 ऊपर है ये किसको पे करने पड़ेंगे, यही अमेरिकन आदमी अमेरिका की सरकार को देगा। ठीक है कि नहीं। तो इसीलिए जितने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं वहाँ पे ये ड्यूटी कम करने का यही मतलब है कि जितने पैसे में हम चावल इंडिया से जा रहे हैं उतने में ही बिके, इससे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है। अभी देखो, अब ये मान लो 500% टैरिफ लगा दिया, हमारा 1 किलो चावल $5 का मिल रहा है। तो इंडिया यहाँ के जितने भी ट्रेडर्स हैं उनको समझ में आ जाएगा कोई हम इंडिया से क्यों परचेज़ करें जब कोई $5 में हमारे चावल खरीद ही नहीं रहा है। तो ये ट्रेडर्स क्या करेंगे, ये जाएंगे पाकिस्तान के पास, इंडोनेशिया के पास, थाईलैंड के पास कि भाई हमें और सस्ते दे दो, इंडिया पे तो 500% टैरिफ लगे हुए हैं। तो हमारा जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो खो जाएगा क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी। ओके, मान लो ये कंट्री वाले 80 रुपये में ही इसको सप्लाई कर दें तो जाहिर सी बात है इंडिया वालों से परचेज नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा नुकसान होता है। इसीलिए इंडिया एग्रेसिवली क्या कर रहा है, ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की बात चल रही है। ओमान के साथ हम कर चुके हैं, न्यूजीलैंड के साथ हम कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ हम कर चुके हैं। ऑलराइट, तो हम ईयू के साथ भी कर रहे हैं। हम अपना जो ट्रेड है वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ये टैरिफ से बच सकें। तो अल्टीमेट जो बर्डन है वो पड़ता अमेरिका के लोगों पे ही है, लेकिन हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो थोड़े से महंगे हो जाते हैं, कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाती है। नेक्स्ट, ये मैं आपको बता चुका हूँ, फरवरी में एआई इम्पैक्ट समिट होगी न्यू दिल्ली में। फरवरी में 15 से 20 फरवरी को इसका टाइम रखा गया है। जो मेन इवेंट होगा 19 फरवरी वाले दिन होगा। इसको पैन इंडिया मूवमेंट बनाया जाएगा। जैसे हमने G20 होस्ट किया था, पूरे इंडिया में तहलका मचा दिया था, तो वैसे ही हम एआई इम्पैक्ट समिट को एक ग्लोबल पैन इंडिया मूवमेंट करना चाहते हैं। तो लोगों का यही मानना है कि जैसे तुम एआई समिट तो करने वाले हो तो एथिक्स के बारे में ध्यान दे लो, है ना। एथिक्स इन द सेंस ह्यूमन राइट्स अच्छे से देखा जाए उसमें। इंटरनेशनल जो फ्रेमवर्क्स हैं जैसे कि यूनेस्को एआई एथिक्स प्रिंसिपल हैं वो फॉलो किए जाएं एआई में।
ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के जो भी कंसर्न्स हैं उनको देखा जाए, है ना। प्लस दलित वूमेन, इंडिया में तो भाई दलित का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, माइग्रेंट वर्कर, आदिवासियों का कॉन्सेप्ट है, इनके जो माइनॉरिटीज़ हैं, लिंग्विस्टिक हों चाहे रिलीजियस माइनॉरिटी हों, डिसेबिलिटीज़ वाले लोग हैं, तो उनका मजाक न बनाया जाए, उनके राइट्स को हम सुरक्षित करके रखें, ये इसमें बात की गई है इसकी। ऑलराइट, नेक्स्ट ये क्विज आई थी, इसको आप देख लेना, बहुत ज़्यादा नहीं है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे मनाया गया था 20 जनवरी को। ऑलराइट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर कौन थे? ये रेसिज्म के खिलाफ लड़े थे यूएसए में, ब्लैक एंड वाइट पीपल के बीच में जो रेसिज्म होता है। प्लस ये गांधी जी से बहुत प्रभावित थे नॉन वायलेंस को लेके। तो इनकी जो एक ग्रेट स्पीच है, मैं चाहूँगा कि आप उसको सुने और एक तरह से बोल के उसकी प्रैक्टिस करें। आई हैव अ ड्रीम, सर्च करना, आई हैव अ ड्रीम। ये इन्होंने बहुत अच्छी स्पीच दी थी और बस यही आपको बस पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पैक्स सिलिका के बारे में। पैक्स सिलिका के बारे में मैं बता चुका हूँ कई बार। देखो ये सारी कंट्रीज़ है, इसमें टोटल अभी 9 है, प्लस इंडिया जुड़ के 10 हो जाएंगे इसमें। ऑलराइट, जापान है इसमें, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, इंडिया अभी जुड़ेगा इसमें। तो ये तो क्वाड के मेंबर्स हो गए, प्लस यूएसए, इंडिया, यूएई, इजराइल, ये I2U2 के मेंबर्स हो गए। अभी इंडिया है नहीं इसमें, इंडिया जुड़ने वाला है। साउथ कोरिया है, सिंगापुर है, नीदरलैंड्स है, यूके है। तो बस यही है। अब देखो इसमें क्या है, 12 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई थी यूएसए में इनॉग्रल की। तो ये सिक्योर करना चाहते हैं सप्लाई चेन्स को ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। पैक्स सिलिका यही बताती है कि चाइना जो ग्लोबल डोमिनेंस है रेयर अर्थ एलिमेंट्स में और क्रिटिकल मिनरल्स में, उसको हमको कम करना है। इंडिया को थोड़ा सा कम इसका फ़ायदा मिलेगा और ज़्यादा भी मिल सकता है, क्योंकि अभी हम नेसेंट स्टेज में हैं क्रिटिकल मिनरल्स को लेके। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हम अभी बस इस्टेब्लिश ही करने जा रहे हैं। ओके, लेकिन हेल्प करेगा, लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, है ना। पैक्स का मतलब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। पैक्स का मतलब होता है पीस, और सिलिका तो आपको पता ही है कि अर्थ में सबसे बड़ा तगड़ा एलिमेंट है। पैक्स सिलिका इज़ अ रेस्पॉन्स, ये मैंने बता दिया, चाइना के अगेंस्ट काउंटर करने के लिए हैं। 2021 में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने मिलकर सप्लाई चेन रेजिलिएंट इनिशिएटिव लिया था, SCRI, ये पूछा भी गया था यूपीएससी में। प्लस क्वाड ने क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव लगाया था। देखो ये इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस और ये हम लोग बनाते जाते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है जबकि इनमें कोई सिग्निफिकेंट काम ना हो, मीटिंग्स ना हो। ऐसे ही ये पैक्स सिलिका बनाए दे रहे हैं, बट देखते हैं कि क्या होता है, विल सी। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि अगर ये बताया था जेना कार्डमैन के बारे में, मैंने बताया था स्पेस में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये लेडी पत्ते खेल रही थी बैठ के, तो इनको मेडिकल इमरजेंसी के बेसिस पे हम नीचे ले आए। तो ये पहली बार लाइफ में ऐसा किया गया है कि एक एस्ट्रोनॉट को हम मेडिकल इमरजेंसी के बेसिस पे ज़मीन पे लेके आए। ये कल की न्यूज़ है, मैं रिपोर्ट कर दे रहा हूँ। जनरली हर एक मिशन के साथ ना, क्रू मिशन के साथ एक डॉक्टर भेजा जाता है, और जितने भी एस्ट्रोनॉट हैं उनकी जो मेडिकल फाइल है, मेडिकल रिपोर्ट है, वो अर्थ पे एक डॉक्टर के पास बनी रहती है। जैसे ऊपर से फ़ोन आएगा भैया बीमार हो गए, तो ये उस पेशेंट की फ़ाइल खोलेंगे, उसकी मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे और उसको बताएंगे अच्छा बताओ क्या क्या सिम्टम्स हैं। तो यहाँ पे जो डॉक्टर है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, वो बोलेगा कि पेट में दर्द हो रहा है, सूजन हो रही है, कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो ये यहाँ से इंस्ट्रक्शंस देते रहेंगे और वो आदमी वहाँ पे अपना काम कर लेगा। ऐसा करके होता है। राइट, ये जेना कार्डमैन का नाम याद रखिएगा आप लोग। ये पहली बार वर्ल्ड में इसको मेडिकल ग्राउंड में इवैक्यूएट किया गया है वहाँ से। प्लस ये पूछा जा सकता है यूपीपीसीएस में, एंटी हेट स्पीच एंड गन लॉज पास किए गए हैं, किस कंट्री में पास किए गए हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने पास किया है इसको। क्यों? जो बॉन्डी बीच पर शूटिंग हुई थी, जो हैदराबाद के दो बाप बेटा थे, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे 20 साल से, तो उनके माइंड में आया कि ज्यूस को मारना है, तो वो फिलीपाइंस वगैरह से ट्रेनिंग लेके आए और ऑस्ट्रेलिया में रह रहे पीसफुल ज्यूस को मार दिया। ऑलराइट, तो ये बॉन्डी बीच भी पूछा जा सकता है यूपीएससी में, और पीसीएस के एग्जाम्स में भी, स्टेट पीसीएस में भी ये पूछा जा सकता है। प्लस ये हेट स्पीच एंड गन लॉज कहाँ पे पास हुए हैं, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दावोस। दावोस में मैंने बता दिया, दावोस एजेंडा, ये सारी चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड है, आप इसको याद रखिएगा, इसके हेडक्वार्टर्स हैं। प्लस देखो यूपीएससी में क्वेश्चन आया था 2025 में, पीकॉक टरेंचुला पूछा था कि ये क्या है। मुझे तो पता था कि टरेंचुला स्पाइडर्स होती हैं, स्पाइडर की स्पीसीज़ हैं, तो क्वेश्चन सही हो गया था। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, ये आई है फीमेल डार्विन्स बार्क स्पाइडर्स।
इस तरह की दिखती हैं ये न्यूज़ में है, IUCN में ये लिस्टेड नहीं है। ये जो डार्विन्स बार्क स्पाइडर्स हैं ये मेडागास्कर के जंगलों में पाई जाती हैं। इनकी ये जो सिल्क है ना, ये जो सिल्क निकलता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट है इन द वर्ल्ड, है ना। ये स्टील से भी ज़्यादा मजबूत है, मोस्ट ह्यूमन मेड फाइबर्स हैं उनसे ज़्यादा मजबूत है स्ट्रेंथ एंड टफनेस में। इसकी जो सिल्क की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि हम खींच के किसी चीज़ को चेक कर रहे हैं कि टूट रही है कि नहीं, तो 1.6 गीगा पास्कल्स है। ये 3 गुना ज़्यादा स्ट्रोंगर है देन दैट ऑफ आयरन। ओके, इट इज़ द टफेस्ट बायोलॉजिकल मटेरियल एवर टेस्टेड। बायोलॉजिकल मतलब जो बायोलॉजिकल क्रिएचर जैसे ह्यूमंस हो गए और जीव जंतु हो गए, वो अगर किसी को मतलब प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं तो ये टफेस्ट है उसमें से, समझ रहे हो कि नहीं। तो इसका जो बायोलॉजिकल नाम है, साइंटिफिक नेम है, वो पूछा जा सकता है कैरियोट्रिस डार्विनी। ये नाम याद रखना, कैरियोट्रिस डार्विनी, रिमेंबर दिस नेम, इट कैन बी आस्क्ड। यूपीएससी की हिस्ट्री रही है कि एक बार कुछ पूछेंगे उसको दोबारा भी वो लोग पूछते हैं, है ना। तो अभी इसमें कुछ देखो, ये हाइपोथेसिस आई है कि कैसे बनाती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जितने भी मेल फीमेल बच्चे हैं स्पाइडर्स के सेम स्ट्रेंथ का थ्रेड बनाते हैं। कुछ लोगों को मानना है कि फीमेल ज़्यादा तगड़ा ये सिल्क का धागा बनाती हैं। कुछ लोगों को मानना है कि मेल बनाते हैं। तो अभी ये हाइपोथेसिस है, ये कुछ ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट, ड्रैग लाइन सिल्क क्या होती है। देखो, जब भी स्पाइडर अपना जाल बनाएगी, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो जो मेन स्ट्रक्चर वाली लाइंस होती हैं ना, इनको ड्रैग लाइंस बोलते हैं। फिर इस पर ही वो वीव करती है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। तो जो मेन स्ट्रक्चर है उसको ड्रैग लाइन सिल्क बोलते हैं। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती हैं, बेस क्रिएट करती हैं ये उसके लिए, है ना। इट इज़ अ नियरली इनविजिबल टू नेकेड आई, इट फॉर्म्स द स्ट्रक्चरल बोन ऑफ ऑर्ब वेब। आई होप कि इतना आपको समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर दिस। प्लस क्वेश्चन यूपीएससी में ये पूछा जा सकता है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहे हैं, उससे पेंगुइन्स की प्रजनन दर कम हो गई है, ब्रीडिंग रेट कम हो गई है। ऐसा नहीं है, और ज़्यादा बढ़ गई है, ज़्यादा वार्मिंग हो रही है, ब्रीडिंग भी ज़्यादा हो गई है। ओके, तो ये गैंटू पेंगुइन्स हैं, याद रखिएगा, आर्कटिक में पड़ते हैं, लीस्ट कंसर्न है। ऐसे ही एम्परर पेंगुइन्स हैं, ये आर्कटिक में पाए जाते हैं, सॉरी अंटार्कटिक में, ये भी अंटार्कटिक है। ये लार्जेस्ट हैं, ये नियर थ्रेटन कैटेगरी में है। ऑलराइट, ये गैंटू पेंगुइन्स लीस्ट कंसर्न कैटेगरीज में है, ये बर्ड कैटेगरी में आते हैं। ऑलराइट, दीज आर नॉट एनिमल्स, दीज आर बर्ड्स। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। प्लस ये एनवायरनमेंट देखें तो आग लगी थी चाइल में, ये साउथ अमेरिका है तो ये चाइल पड़ता है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये अटाकामा डेजर्ट है, तो इसके सदर्न रीजन में बायो या बीबियो, जो भी आप इसको पढ़ना चाहें, ये रीज़न न्यूज में था, इसमें आग लगी हुई है, तो वहीं का ये फ़ोटो दे रखा है। नेक्स्ट, ये जो बॉग है, पीट बॉग। पीट आपको पता है क्या होता है? जैसे ये गड्ढा है, इसमें लकड़ियाँ भर दो आप ढेर सारी और 10 साल के लिए छोड़ दो, तो ये सड़गल के जो मटेरियल बन जाएगा ना, उसको अपन लोग पीट बोलते हैं। और ज़्यादा सड़गल के मिट्टी के अंदर दब जाए, उससे बनता है क्या, लिग्नाइट। उसके ऊपर जाएं तो बिटुमिनस, और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का जो हो जाएगा तो उसको बोलते हैं एंथ्रेसाइट। तो ये क्या है, ये कोयले की क्वालिटी वाइज ये इनकी वेराइटीज़ हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। सबसे अच्छी क्वालिटी का एंथ्रेसाइट है। इंडिया में जो मिलता है वो बिटुमिनस कोल सबसे ज़्यादा मिलता है, याद रखिएगा ये लोग। और ये पीट बॉक्स हैं, ये मतलब इसमें लकड़ी भरी होती है और ये मार्शेस लैंड इस तरह के होते हैं, तो ये मॉसेस वगैरह होंगे। तो ये देखो बॉग है, बॉग क्या होगा, ये मिलता है आपका कोल्ड रीजन्स में। इस तरह का अगर कोई भी है वो कोल्ड रीजन्स में उसको बॉग बोलेंगे। अगर इस तरह का कोई आइटम अपना कहाँ पे है, ट्रॉपिकल रीजन में, तो उसको मार्शेस बोल देते हैं, मार्श। ऑलराइट, याद रखना। ये इनंडेटेड एंड सेमी इनंडेटेड रीजन होता है। इनंडेटेड का मतलब डूबा हुआ, एसिडिक होगा, पुअर ऑक्सीजन होगी इसके अंदर। ये वेटलैंड इकोसिस्टम में आता है, बहुत सारे पक्षी वगैरह यहाँ पाए जाते हैं और बहुत ग्रेट बायोडाइवर्सिटी रहती है यहाँ पे। मार्शेज ये भी वेटलैंड इकोसिस्टम है। इसमें सॉफ्ट स्टेम्ड ट्रीज होंगे, मतलब अगर यहाँ पे छोटे छोटे सॉफ्ट स्टेम के पेड़ भी मिले हो सकते हैं इस रीजन में, है ना। ग्रासी वेजिटेशन, ये तो मॉसेस हैं,
मॉसेस, और यहाँ पे ग्रास लंबी लंबी दिखेंगी आपको, है ना। ये कहाँ पे मिलते हैं, मतलब लेक के किनारे पे होगा, रिवर्स के किनारे पे होगा, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स में मार्सेस मिलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं इसकी ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा इस टेलीग्राम चैनल पे, जो लोग अगर इसको देखना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लेना। ऑल राइट, थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं कल।